हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलो आज रीजनिंग का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो आपके मैट एनटीएससी के लिए, जिसकी आप तैयारी करोगे एनटीएससी, उसमें मैट जो एक अपना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और आपको पता है एनटीएससी में 50% अकेला मैट आता है और इम्पोर्टेंट भी है। साथ साथ बेटा आपको पहले भी बताया था कि बड़ा ही इजी है। अगर इसको आप समझने की कोशिश करोगे तो पूरे का पूरा टॉपिक कॉन्सेप्चुअल है, आपको आराम से समझ में आएगा। ऐसा बेटा कुछ भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा कॉन्सेप्चुअल है, बिल्कुल ईजिली समझ में आता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमने कुछ टॉपिक पहले डिस्कस किए थे, जैसे सीरीज़ और क्लॉक का कुछ पार्ट आपको मिला हो। आज नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो अगला जो टॉपिक है बेटा रीजनिंग में, वो हमारे पास अगला टॉपिक है एनालॉजी। रीजनिंग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है अपना एनालॉजी। एनालॉजी टॉपिक की बात की जाए बेटा तो देखो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। यहाँ पे बेटा दो वर्ड है, एक वर्ड है एना और एक वर्ड है लॉजी, है ना। दो वर्ड से मिलके बना है एना और लॉजी। तो एना का मतलब होता है बेटा रिलेशन या एक समान, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। यानी पूरे टॉपिक को अगर आप देखोगे तो एनालॉजी को आप हिंदी में एक वर्ड से कह सकते हो समानता, या इसी की आप कोई हिंदी मीडियम की बुक देखोगे तो उसमें आपको लिखा मिलेगा सादृश्यता। तो समानता या सादृश्यता मतलब वर्ड से पता लग रहा है कि समानता मतलब जिसमें सिमिलरिटीज हो, है ना, सिमिलर वर्ड से हम ले सकते हैं। तो एनालॉजी में बताया फिर बेटा एना का मतलब रिलेशन या स्टडी करना, सॉरी रिलेशन या समान, और लॉजी का मतलब हो गया स्टडी करना। देखो लॉजी वर्ड तो आपने साइंस में बहुत पढ़ा होगा, जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट आपका आता है, उसके अलावा माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, होरोलॉजी, हिप्नोलॉजी, है ना। जैसे आपसे कोई स्टडी ऑफ टाइम पूछ ले तो होरोलॉजी, कोई आपसे स्टडी ऑफ हार्ट पूछ ले तो कार्डियोलॉजी। तो जिस वर्ड के पीछे लॉजी लिखा मिलता है बेटा उसका मतलब होता है स्टडी करना। क्लियर है? तो एनालॉजी का मतलब हो गया कि रिलेशन की स्टडी करना, यानी हमें एक रिलेशन बताना कि ये वर्ड दूसरे वर्ड से इस टाइप से रिलेटेड है, तो नेक्स्ट कोई वर्ड दे देगा और आपसे पूछेगा कैसे रिलेशन, है ना। तो हम कहेंगे एनालॉजी में क्वेश्चन बेटा आता कैसे है। तो एनालॉजी का क्वेश्चन देखो आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि आपसे एक वर्ड मैंने दे दिया, क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम में लिखा आता है, तो वो एक वर्ड दे दिया मैंने जैसे आपको यहाँ पे दे दिया भाई हरियाणा, हरियाणा, और हरियाणा के साथ मैंने लिख दिया चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़, और आगे आपसे पूछ लिया इंडिया। तो आपको पता है कि हरियाणा का चंडीगढ़ से क्या रिलेशन है ना। हमें क्या करना है कि सर ये यहाँ पे ये देखो, ये जो डबल डॉट लगाए हैं यहाँ पे 4 डॉट लगाए हैं, ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। मैथ्स में जब आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक पढ़ते हो तो उसमें ये चीज़ें आप पढ़ते हो, है ना। तो इसमें यहाँ पे क्या रिलेशन है कि हरियाणा का जो रिलेशन चंडीगढ़ के साथ है, हरियाणा का जो रिलेशन चंडीगढ़ के साथ है, तो आपको पता है हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है सर। तो यहाँ पे वो ही रिलेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे इंडिया की कैपिटल पूछेगा तो आंसर आ जाएगा न्यू दिल्ली। सही बात है। तो आपको ध्यान रखना है एनालॉजी, फिर बता रहा हूँ बेटा, एनालॉजी में एना का मतलब रिलेशन और लॉजी का मतलब स्टडी करना। यानी इस पूरे टॉपिक में आपको एक पहले एग्जाम्पल दे देगा कि जिस टाइप से हरियाणा चंडीगढ़ से रिलेटेड है उसी टाइप से इंडिया का रिलेशन किससे बनेगा। तो आपको पता है भाई हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है तो इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली आ गई। यहाँ पे बिहार दे देता तो न्यू दिल्ली नहीं रहता, बिहार दे देता तो पटना आ जाता, क्योंकि हमें पता है बिहार की कैपिटल पटना है। क्लियर है? अब मान लो यहाँ पे इंडिया दे के और रुपीस दे देता, और यहाँ पे दे देता यूएसए, यहाँ पे इंडिया लिख के और बेटा रुपीस लिख देता, तो इसका मतलब इंडिया की करेंसी की बात कर रहा है, तो हम यूएसए की करेंसी डॉलर आंसर बता देते। यानी सिर्फ एक बात दिमाग में फिट कर लो। देखो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इजी लग रहा है आपको, और आप सोच रहे होंगे सर बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, इतनी आसान बात है हम एक बार में समझ गए। बेटा जब हम इसके क्वेश्चनों पे चलेंगे ना तब मैं आपसे कहूँगा कि जो बात मैंने सबसे पहले बताई थी वो आपको कितनी समझ में आई। तो जो भी रिलेशन हरियाणा का चंडीगढ़ से है, कुछ भी रिलेशन है, सेम का सेम रिलेशन आप इंडिया का आंसर जो नेक्स्ट आपको आंसर बताना है उसमें आप बताओगे। एनालॉजी बेटा एग्जाम में 3 टाइप से आती है।
3 टाइप की एनालॉजी हमें पढ़नी है ना। सबसे पहले आती है बेटा नंबर एनालॉजी, ठीक है। दूसरी हमारे पास आती है लेटर एनालॉजी, लेटर्स एनालॉजी, और तीसरी हमारे पास आती है जीके या जीएस के बेस पर एनालॉजी। पहले तो नंबर एनालॉजी, लेटर्स एनालॉजी, जीके या जीएस के बेस पर एनालॉजी। नाम से पता लग रहा है नंबर्स एनालॉजी यानी जिसमें नंबर का यूज हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं क्वेश्चन ये दे दूँ 636, आगे आपको दे दिया 8, क्या है? तो आप इसको पता है कि इसमें हम बहुत सारे मेथड कह सकते हैं, वो देखेंगे ऑप्शन पे कि सर 6 का 36 से क्या रिलेशन है। तो यहाँ एक सिंपल रिलेशन नजर आ रहा है स्क्वायर का, है ना, कि सर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म में लिखा है, तो सर 8 का स्क्वायर हम 64 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड बेटा लेटर का, जिसमें लेटर्स यानी अल्फाबेट्स का यूज हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया कि AZB, क्या है? तो आप इसको कह सकते हैं सर ए का अपोजिट जेड है ना, वो हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग में कैसे इन वर्ड को हम अपोजिट बोलते हैं। तो बी का अपोजिट वाई आ जाएगा आंसर। थर्ड टाइप बेटा जीके या जीएस। तो देखो 2 वर्ड है, एक वर्ड है जीके और एक जीएस। तो जीके वाला वर्ड तो आप इजीली पढ़ चुके, हमने फर्स्ट एग्जाम्पल जो एनालॉजी में लिया था वो जीके का था, है ना। करेंसी की बात कर दी, कैपिटल की बात कर दी, या कोई भी किसी नोवेल की बात कर दी, किसी बुक के ऑथर की बात कर दी, ये वर्ड तो आ गया जीके। जीएस का मतलब यहाँ जनरल साइंस नहीं है बेटा, क्योंकि वो सारी जीके में इंक्लूड हो चुकी। जीएस का मतलब है जनरल साइंस, यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हमें जीके की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जो अपने डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, है ना। डेली लाइफ से जुड़ी हुई जो चीज़ें आती है वो उसके ऊपर काम करता है। जैसे आपसे अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दे दूँ कि मैंने यहाँ पे दे दिया आपसे स्कूल, और स्कूल के सामने दे दिया टीचर्स, आगे आपसे दे दिया बैंक, तो आपको पता है स्कूल में टीचर्स पढ़ाने आता है ना। तो बैंक अगर दिया है तो या तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कैशियर मिलेगा, या बैंक एम्प्लॉय मिलेगा, तो हम उसको आंसर लगा देंगे, है ना। तो वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जीएस जनरल साइंस जिनको हम डेली लाइफ में देखते हैं, है ना, उनसे रिलेटेड चीज़ें आती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनालॉजी में फर्स्ट पार्ट, 3 पार्ट हो गए ना एनालॉजी में, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट, और अपना फर्स्ट पार्ट है बेटा नंबर एनालॉजी। फर्स्ट पार्ट है नंबर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी। तो बेटा नंबर एनालॉजी की अगर हम बात करें तो देखो 2 वर्ड है। नंबर एनालॉजी की बात करें तो मैं फिर कह रहा हूँ, नंबर तो सबको पता है और एनालॉजी का मतलब अभी हमने डिस्कस किया है। तो नंबर एनालॉजी में क्वेश्चन जो आता है वो रिलेशन में, अब नंबर्स के रिलेशन में तो सर कैलकुलेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर एंड क्यूब, इस टाइप की कैलकुलेशन है। लेकिन इसमें हमें ऑप्शन के अनुसार आंसर बताना है कि जो ऑप्शन आया है उसके हिसाब से क्या आंसर बन सकता है। प्लस मैं फिर एक बात रिपीट कर रहा हूँ बेटा, देखो सिंपल सी बात है, जो रिलेशन फर्स्ट में है चाहे कोई भी रिलेशन हो, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, स्क्वायर एंड क्यूब का, यूज ऑफ डिजिट्स का, कुछ भी हो, जो रिलेशन फर्स्ट में है ना बेटा वो ही रिलेशन सेकंड में बनाना है। यहाँ सीरीज मत लगा देना कि फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई है तो सेकंड में 4 से कर दूँ, वो फर्स्ट के नंबर पे डिपेंड करेगा, सेकंड के नंबर पे डिपेंड करेगा कि एक्चुअल में उसने नंबर क्या दिया है। फॉर एग्जाम्पल बेटा एक क्वेश्चन हम लिखेंगे और उसी एक क्वेश्चन से पूरी नंबर एनालॉजी खत्म कर देंगे, सिर्फ एक टाइप बचेगी। अगर आप ये एक क्वेश्चन ध्यान से समझते हो, इसी एक क्वेश्चन से मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी नंबर एनालॉजी खत्म कर देंगे, दिमाग में फिट बैठ जाएगा कि एनालॉजी कभी गलत नहीं करोगे। एक टाइप उसमें बचेगी, उसको 2 क्वेश्चन से एक्स्ट्रा देख लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। 10 मिनट बोर्ड पे ध्यान रखना है बेटा। नंबर एनालॉजी में एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसी से सारे देखते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, 535 7, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? ऑप्शन है 49, बी ऑप्शन है 44, सी ऑप्शन है 43 और डी ऑप्शन है 61। ठीक, उसके बाद यही क्वेश्चन दोबारा है 535 7, नेक्स्ट टर्म क्या है? ए ऑप्शन है 56, बी ऑप्शन है 63, सी ऑप्शन है 71 और डी ऑप्शन है 68।
यही क्वेश्चन बेटा तीसरी बार लिख रहा हूँ। 535 7 नेक्स्ट हो जाएगी। ए ऑप्शन है 70, बी ऑप्शन है 72, सी ऑप्शन है 77 और डी ऑप्शन है 58। और यही क्वेश्चन फिर लिख रहा हूँ बेटा 535 7 नेक्स्ट हो जाएगी। ए ऑप्शन है 37, बी ऑप्शन है 47, सी ऑप्शन है 47 की बजाय इसको हम 48 कर देते हैं ना, कुछ भी कर दो वो 61 और डी ऑप्शन है 64। क्लियर है बेटा। अब ये जो ऑप्शन मैंने लिखे हैं हो सकता है इसमें से कोई ऑप्शन कोई क्वेश्चन ऐसा बन रहा हो जिसके डबल आंसर बन रहे हो, क्योंकि ये ऑप्शन मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको मिलेंगे वो कोई एक ऑप्शन मिलेगा जो उसका सही आंसर आएगा, बाकी सारे गलत है। देखो एक क्वेश्चन हमने लिखा है और हम इससे सारी टाइप कंप्लीट कर लेंगे, सिर्फ एक चीज़ बचेगी, उसको फिर हम देखेंगे। ठीक है बेटा। तो इसको एक बार पहले 1 सेकेंड आप ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ। देखो बेटा, पहला है 535 हमें 7 से बताना है। क्या लिखा है? 535 हमें 7 से नेक्स्ट टर्म बतानी है। तो सबको बताया कि बेटा 5 का 35 से क्या रिलेशन है। तो सिंपल सा है सर, 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 7 जा 35। अब जो रिलेशन पहले में है वही सेकंड में लगाओ, 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 7 जा 49। तो हमारा जो आंसर आया वो आंसर आ गया बेटा 49। क्लियर है? इस बात में तो कोई डाउट नहीं, सिर्फ डायरेक्ट आया। बाकी ऑप्शन में क्या लिखा है, हमें क्या मतलब, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, मैंने क्या कहा बेटा, एनालॉजी वर्ड। एनालॉजी वर्ड में सिर्फ आपको ये देखना है कि जो रिलेशन फर्स्ट टर्म का सेकेंड टर्म के साथ है वही रिलेशन थर्ड टर्म का किसके साथ होगा। क्लियर? अब सेकेंड क्वेश्चन में आए हम 5 से 35। तो सर 5 से 35 आया है तो बात तो सेम ही है, 7 से मल्टीप्लाई करनी। अगर यहाँ मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बेटा 49 तो ऑप्शन में है ही नहीं, पहले में तो 49 था, आपने आंसर लगा दिया। अब इसमें 49 तो ऑप्शन में नहीं है। अब आप सोचोगे सर 5 से 35 के रिलेशन बनाने का तरीका तो यही बनता है कि 5 को मल्टीप्लाई में 7 से किया जाए, या फिर सर 5 में 30 ऐड कर दें। तो 7 में 30 ऐड करेंगे तो भी 37 बनेगा और 37 भी ऑप्शन में नहीं है। अब क्या किया जाए सर? तो अब आप देखोगे 5 का 7 से क्या रिलेशन है। देखो मैं यहाँ पे दो बातें लिख रहा हूँ। फर्स्ट बात है सेम रिलेशन, सेम रिलेशन बाय ट्रम, है ना, ट्रम के साथ सेम रिलेशन है ना, कि जो ट्रम यहाँ यूज की है वो ही सेम ट्रम आगे यूज करो। दो ही स्टेप है, ये पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप। पहला पहले लगा के देखेंगे, क्वेश्चन हो गया, क्लियर है। नहीं क्वेश्चन हुआ, सेकंड स्टेप पे आओगे तो देखो फर्स्ट में हमने देखा सेम रिलेशन बाय टर्म, तो हमने देखा यहाँ 7 से मल्टीप्लाई था, यहाँ भी 7 से किया, आंसर आ गया, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई या 30 का एडिशन है, ऐसा यहाँ तो नहीं हो रहा। तो अब हम देखेंगे इन दोनों टर्म का आपस में बेटा क्या रिलेशन है। तो आप कहोगे सर 5 का 7 से ये रिलेशन है कि 5 से नेक्स्ट ओड टर्म 7 है, 5 से नेक्स्ट ओड टर्म 7 है, या 5 में 2 ऐड करके 7 आ सकता है। तो आप कहोगे सर 7 से नेक्स्ट ओड टर्म 9 आएगी, और 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 63, और यही हमारा आंसर होगा, है ना। हाँ, कभी पहले 56 को ये आंसर लगा दो, किसी के दिमाग में एक बात चल रही हो कि सर यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ 8 से कर दें, भाई ये सीरीज थोड़ी है। आप इसमें ये थोड़ी करोगे कि यहाँ 7 8 यहाँ 3 से होता, यहाँ क्यों फिर 7 से है तो 6 से भी कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। सीरीज तो वो भी बनती है 7 से पहले 6। आपको देखना है 7 आया कहाँ से, तो आपने कहा सर 5 से नेक्स्ट ओड टर्म है तो 7 से नेक्स्ट ओड ही लोगे। आपको जो रिलेशन इन दोनों में, देखो दो ही बात है बेटा, सेम रिलेशन बाय टर्म। अगर सेम टर्म से रिलेशन था तो बात खत्म हो गई। और अगर ये ऐसे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे,
आप किसी बुक में इसको ढूंढोगे तो वहाँ नहीं लिखा मिलेगा। और एक बार अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर क्वेश्चन के हिसाब से आप नहीं बताओगे कि मैं सही करूँगा या गलत, क्वेश्चन बताएगा कि मेरी कैपेसिटी है, आपको गलत क्वेश्चन करेंगे तो आप गलत ही करेंगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमें पहले क्या बात देखनी है, सेकंड टर्म पे क्या देखनी है, तो आप क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। इसमें हो सकता है 56 लगा के आ जाए बच्चे, वहाँ जाके कहते हैं सर सही करके आए, यहाँ आके फिर वो गलत मिल जाए, तो बेटा दिक्कत है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको कहेंगे मल्टीप्लाई बाई 963। अब फिर नेक्स्ट पे आओ, देखो 5 35 7 से नेक्स्ट टर्म बताना। तो आपको पता है 5 से 35 तो सर सेम तरीका है, मल्टीप्लाई बाई 7। अब यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 49 भी ऑप्शन में नहीं है, और 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 63 भी ऑप्शन में नहीं है। भाई दोनों तरीके हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इन दोनों के तो ऑप्शन इसमें दे ही नहीं रखे। इतना बेटा कंफर्म है कि सेम रिलेशन बाय टर्म नहीं आ रहा। तो अब हम देखेंगे 5 का 7 से क्या रिलेशन बनता है। तो आपने कहा सर 5 की नेक्स्ट ऑर्डर टर्म 7 है, 5 में 2 ऐड करके 7 आ सकता है। और तीसरा आप कह सकते हो सर 5 से नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 है, तो यहाँ पर 7 से नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर कितना आ जाएगा 77। और इस क्वेश्चन का यही आंसर। क्लियर है बेटा। अब देख लो क्वेश्चन तो एक ही था, ऑप्शन से आंसर चेंज हो गए। यहाँ सबको सिंपल दिख रहा होगा कि सर ये मल्टीप्लाई में बात बनेगी नहीं, क्योंकि कोई भी 7 का मल्टीपल है ही नहीं। यहाँ तो मल्टीपल थे ना, यहाँ तो मल्टीपल है ही नहीं, तो इसमें हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं सर यहाँ पे +30 है तो यहाँ भी +30 कर दो, 7 में 30 ऐड करोगे तो पहला ही आंसर क्या बन जाएगा 37। तो आई कुछ बात समझ में, कुछ बात पल्ले पड़ी। कैसा भी क्वेश्चन दे दे, देखो इधर बेटा, अगर मैं क्वेश्चन ये दे दूँ 550 आगे दे दूँ 6, क्या आंसर आएगा, और ए ऑप्शन में लिख दूँ 60, तो मेरे हिसाब से कोई इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा कि सर 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 50 आ गया, तो 6 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 आंसर बन जाएगा। लेकिन अगर इसके ऑप्शन में मैंने लिख रखा है 72, बी ऑप्शन में लिख रखा है 84, सी ऑप्शन में लिख रखा है 91 और डी ऑप्शन में लिख रखा है 108। अब आपसे आंसर पूछे तो आपको पता है सर 5 से 50 बनाना है, तो कंफर्म दो ही बातें हैं कि 5 से 50 बनाने के सर मेरे पास दो ही मेथड है, या तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँ या 45 का ऐड करूँ। अब ऐड पे 51 तो ऑप्शन में है ही नहीं, अब 10 से मल्टीप्लाई करके 50 हो रहा है, 6 को 10 से करें तो 60, वो ऑप्शन में नहीं है, यानी रिलेशन बाय टर्म तो बन नहीं रहा। अब हम देखेंगे 5 का 10 से क्या रिलेशन है, तो आप कहोगे सर 5 का डबल है 10, तो 6 का डबल 12 से मल्टीप्लाई करते और 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा 72। आई बात समझ में, क्लियर है ना भाई। अब हम इस पे, ये तो थी हमारे पास फर्स्ट टाइप। अब मैंने बताया आपको कि पूरी नंबर एनालॉजी इसी बेस पे आएगी, इसी पे आप क्वेश्चन निकालोगे। अब इसके बाद बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है बेटा, अब आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है, एक उसमें और क्वेश्चन बच गया, यानी यहाँ पे हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर क्यूब सब हो जाएंगे। एक हमारे पास बच गया यूज ऑफ डिजिट्स। यूज ऑफ डिजिट्स, यूज ऑफ डिजिट्स का क्वेश्चन कैसे आता है, या नॉर्मल क्वेश्चन और यूज ऑफ डिजिट्स में क्या फ़र्क आता है। देखो बेटा, तो इस पे दो मेथड से क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन में लिखता हूँ पहले 12, 144, 13, नेक्स्ट आंसर क्या आएगा। आप झट से आंसर बताओगे सर 12 का स्क्वायर है 144, तो 13 का स्क्वायर आएगा 169। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखना एक बार, 66, 144, 76, क्या आएगा आंसर। अब देखो दोनों क्वेश्चनों में क्या फ़र्क है। अब इसके ऑप्शन में आपके सामने लिखो 169, 196, 182, 225 और आपसे पूछो क्या आंसर आएगा। आपको इतना लगेगा कि सर 144 12 का स्क्वायर है, और सर 169, 196, 225 इसने टर्म भी स्क्वायर में दे रखी है, लेकिन 12 का स्क्वायर है तो डायरेक्ट 12 नहीं लिखा, इसको हम कह सकते हैं 6 + 6 12, इसको बोलते हैं यूज ऑफ डिजिट्स। यानी किसी क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन आ गया तो इतना आसान है कि इसको आप काउंट ही मत करो, कि इस बात से खुशी मत होगी मैंने क्वेश्चन सही कर दिया, लेकिन आपको क्वेश्चन ये आएगा तो बेटा सभी सही कर देंगे ना। आपका पढ़ने का बेनिफिट तो जब है क्वेश्चन ये आए और आपको एक बार में दिमाग में स्ट्राइक कर जाए बात
कि 144 तो 12 का स्क्वायर होता है। अब आपको बस 12 देख रहे हैं तो आपको पता है 6 + 6 12, 12 का स्क्वायर 144, तो 7 + 6 13 और 13 का स्क्वायर करेंगे तो सेम आंसर कितना आएगा 169। क्लियर है। एक तो इस पे ये क्वेश्चन आता है ऐसे, या फिर इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा देखो, ये आप मेरे हिसाब से आप देखते ही समझ जाओगे, यूज ऑफ डिजिट्स का आप क्वेश्चन गलत भी नहीं करोगे। देखो 56 30 78 आंसर क्या है। अब इसके ऑप्शन में आपको लिख के देता हूँ। 56 बी ऑप्शन है, 48 सी ऑप्शन है, 42 और डी ऑप्शन है 93। अब आप इसके ऑप्शन देखोगे 56 से 30 में, तो एक तो सर सिंपल से आएगी, इसमें से 26 माइनस कर दो, लेकिन इसमें से 26 माइनस करेंगे तो हमारे पास कहीं भी 42 तो बनेगा नहीं, या 56 नहीं बनेगा, या 48 नहीं बनेगा, आंसर तो नहीं बनेगा। अब हमें पता है कि सर इसमें से देखो सिंपल सी बात है यार, 56 से 30 पे आना है, सबको पता है माइनस करना पड़ेगा, और कोई ऐसी कोई तरीका तो है नहीं कि 56 का हम किसी से स्क्वायर करके 30 बना देंगे। हमें पता है कि सर इसमें जर्नल जो हम कैलकुलेशन देखें तो माइनस होना चाहिए, लेकिन माइनस से बात बनी नहीं। तो इसमें देखो अब 56 से 30 कैसे बन सकता है, तो यहाँ पे 5 और 6 की मल्टीप्लाई कर दी, फिर 5 6 जा 30, तो यहाँ पे 7 और 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 56। यही हमारा आंसर है। देखो बेटा वैसे क्वेश्चन ये आ गया कहीं पे कि देखो इधर क्वेश्चन ये आ गया 7 8 4 2 इज इक्वल टू है 21, और यहाँ पे दे दिया 4 3 7 6 क्या है। अब आपको पता है 7 8 4 2 इससे 21 पे आना है, तो कहीं 21 की टेबल में तो ये आ नहीं रहा। अब ऐसा तो है नहीं कि इसको डिवाइड करोगे प्रॉपर 21 बचेगा, और ना ये 21 का स्क्वायर और ना 21 की क्यूब, तो हम इसमें क्या मेथड लगाएं। तो देखो इसमें हम कह सकते हैं 7 + 8 15, 15 + 4 19, 19 + 2 21, यानी सभी के डिजिट्स का सम कर दिया। तो यहाँ पर भी सबका सम कर देंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा आंसर 20, और यही बेटा हमारा क्या होगा आंसर। तो नंबर एनालॉजी में लास्ट आपको याद रखना है यूज ऑफ डिजिट्स। कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे बताओ एक क्वेश्चन इसी टाइप का एक क्वेश्चन उठाएं, देखो बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा। फिर इस पर कुछ क्वेश्चनों की अगले लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे। देखो जैसे इसी पे मैं एक क्वेश्चन दूँ आपको 64 नहीं 73 60 82 क्या है। ऑप्शन है बेटा 32, बी ऑप्शन है 36, सी ऑप्शन है 25 और डी ऑप्शन है 16। अब आपको पता है आंसर बताओगे कि सर 16 तो स्क्वायर है, सही बात है, लेकिन यहाँ पे 73 का स्क्वायर तो नहीं है। लेकिन ये कह सकते हो कि 7 - 3 कितना आएगा 4, और 4 का स्क्वायर 16, 8 - 2 कितना आएगा 6, और 6 का स्क्वायर 36। तो इसी का आंसर क्या आ गया। देखो ये तो ऑप्शन हो सकता है कि कोई किसी का कोई और भी आंसर इसमें से मैच खा जाए किसी प्लस माइनस करके, क्यों, क्योंकि ये आंसर तो मैं अपनी तरफ से ऑप्शन लिख रहा हूँ, यानी डायरेक्ट जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। लेकिन एग्जाम में जाओगे तो आप मेथड बेटा कोई भी लगा लो, आंसर लास्ट में एक ही बनेगा। क्लियर है, आई बात समझ में। तो एनालॉजी में से अगर ये आ गया तो आप निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनालॉजी का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया, नंबर एनालॉजी, ठीक है। अब इसके जो क्वेश्चन हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट।